नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सांख्यिकी के दूसरे अध्याय को समाप्त किया था। बच्चों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे हैं कि 11वीं के अर्थशास्त्र में हमें दो तरह के अर्थशास्त्र को पढ़ना है और हमारा जो अभी अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में देखा था वो देखा था आंकड़ों का संग्रह। आपको अच्छी तरह से याद होगा, आंकड़ों का हम लोगों ने क्या किया था, संग्रह किया था। हमने देखा था कि सांख्यिकी में जो उनकी अनुसंधानकर्ता जो सांख्यिकी के लिए जिस पर कार्य करते हैं उनके लिए वो एक 5 विधियों से बढ़ते हैं आगे। जैसा कि बच्चों, मैंने आप लोगों को एक वर्ड सिखाया था, कोपाई, COPAI। ये है क्या, आज याद होगा आपको। चलिए मैं फिर से बताती हूँ। C मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह। O ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। P प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का हमने जो भी किया है, संशोधन कर रहे हैं, उसे प्रस्तुत करना। A एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी यहाँ पे क्या करना है, हमने जो भी चीज़ों को प्रस्तुत किया है उसके बारे में विश्लेषण करना। और आखिरी होता है इंटरप्रिटेशन, यानी निर्वचन करना। हम आखिरी अपने कंक्लूजन पे, रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो इन सभी बातों पे हमने जो पिछली कक्षा में देखा है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आंकड़ों का संगठन, व्यवस्थीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आया तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ऑर्गेनाइज करना यानी व्यवस्थित करना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आंकड़ों को संग्रहित कर रहे थे, आंकड़ों को ला रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो जब हम उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं तो क्या वो ऑर्गेनाइज वे पे है? बिल्कुल नहीं है वो ऑर्गेनाइज वे पे। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चों को बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और सभी बच्चों के पास क्या किया कि किसके पास कौन सी कलर की बॉल गई ये नहीं पता, तो उन्हें क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। तो ये जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, आंकड़ों का हमने क्या कर लिया, संग्रह कर लिया। अब इस आंकड़ों के संग्रह को अब क्या उसमें पता चल जाएगा कौन से कलर की बॉल है, कौन कितनी रेड की बॉल है, कितनी व्हाइट है, कितनी ब्लैक है? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो ये अभी हमारे पास कैसे आंकड़ों का संग्रह हुआ है, रॉ डेटा यानी कच्चे आंकड़ों का संग्रह हुआ है। और क्या इससे हम किसी रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी को पहुंचने के लिए हमें उसे ऑर्गेनाइज, हमें संगठित करना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाला आकर क्या करता है, हर घर घर से कबाड़ी उठाता है। कबाड़ी में हम देते क्या है, हम उसे क्या करते हैं, कुछ प्लास्टिक के सामान भी देते हैं घर के कबाड़ में, पेपर भी दे देते हैं, लोहे, तांबे, यानी हर एक कबाड़ का सामान हम उसे दे देते हैं। तो जब हम उसे सामान देते हैं तो कबाड़ी वाले के पास वो क्या हुआ, हम समझ सकते हैं कि आंकड़ों का उन्होंने संग्रह किया। लेकिन क्या उन आंकड़ों के संग्रह करने से, यानी कि वो जो भी सामान उसने इकट्ठा किया, कबाड़ इकट्ठा किया, और कबाड़ इकट्ठे से क्या उसका कोई रीयूज हो पाएगा यदि वो ऐसे ही ढेर पड़ा रहेगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उस ढेर को अलग करने के लिए उसे क्या करेंगे, वो व्यवस्थित करेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे अलग अलग चीजों पे। पेपर को पेपर पे, लोहे का लोहे का, कांच का सामान है तो कांच का, तांबे का सामान है तो तांबे का, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का। तो यानी वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो उसे व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यही है हमारा व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। और इन्हीं की चर्चा आज हम लोग करने जाएंगे। तो चलिए पहले आज देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मुख्य बिंदु क्या है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो मुख्य बिंदु हमारा जो आज के चैप्टर का जो केंद्र बिंदु है वो है इसका परिचय, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको दिया और अभी बाकी है। अगला है वर्गीकरण, उसके बाद है कि वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, आदर्श वर्गीकरण की आवश्यक तत्व क्या है, वर्गीकरण की विधियां क्या है, और चर की अवधारणा क्या है, और सांख्यिकी श्रृंखला क्या है। तो ये हमारे
इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिचय में मैंने बताया बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आंकड़ों का संग्रह हो रहा है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा कि आंकड़ों के संग्रह के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया था, याद होगा आपको। हम लोगों ने जनगणना को प्रयोग किया, प्रतिचयन का प्रयोग किया, यानी सैंपलिंग, सेंसस, सारे मेथड को यूज किया। उसमें हम प्राइमरी डेटा ले रहे थे, सेकेंडरी डेटा ले रहे थे। तो इस तरह से करके हमने क्या किया, आंकड़ों को संग्रहित किया और उन्हीं आंकड़ों को अब हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे मैंने अभी तुरंत कबाड़ी वाले का एग्जाम्पल दिया, तो इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अपने बुक्स को रखते हैं, तो वो मान लीजिए आपकी कक्षाएं की बुक ही हैं और वो घर पे एक ही जगह पे पड़ी हुई है। अब आपको आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक चाहिए और आपने इसको अरेंज करके नहीं रखा है, तो क्या वो आपको मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। आप जरूर लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या आपको सारे बुक्स एक ढेर में मिलते हैं? नहीं मिलते। आपको जिस सब्जेक्ट की बुक चाहिए वो उस जगह अरेंज किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है और आपको वहां से वो मिल जाते हैं। तो यानी यहाँ आंकड़ों का जो संग्रह किया गया उसे व्यवस्थित करना ही आंकड़ों का क्या है, व्यवस्थीकरण है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों के संगठन से तात्पर्य आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है कि समान आंकड़ों की तुलना करना आसान हो सके और आगे के विश्लेषण को हम संभव कर सके। बच्चों, इस परिभाषा में एक वर्ड का यूज किया गया, समान आंकड़ों। अब ये समान आंकड़ों का क्यों प्रयोग किया गया? अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे कबाड़ वाले का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो क्या करता है, कबाड़ को इकट्ठा करता है और जब कबाड़ को इकट्ठा करता है तो उसमें सब कुछ आ जाते हैं। पेपर भी आ रहे हैं, कांच भी आ रहा है, लोहे का सामान भी आ रहा है, प्लास्टिक का भी सामान लेके आ रहा है वो। और उसके पास यदि कोई रीयूज करने वाला कोई आके उससे लेता है कबाड़, मान लीजिए प्लास्टिक का ही लेने आया है, अब उसे प्लास्टिक चाहिए, तो कबाड़ वाले क्या वो पूरे कबाड़ में ढूंढ ढूंढ के निकालेगा? नहीं निकालेगा। उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करके रखा होगा, उसने एक बनाई होगी बॉक्स और उस बॉक्स से उसको उठाएगा। तो यानी उसने पहले कैटेगराइज किया, सिंपली कैटेगराइज किया, ए को ए के जगह, बी को बी की जगह, सी को सी की जगह, डी को डी की जगह। तो जब ऐसे कैटेगराइज किया, अब ए में उसने पेपर रखा था मान लेते हैं, बी में उसने बी बॉक्स में शीशे का सामान रख दिया, सी बॉक्स में उसने प्लास्टिक का सामान रख दिया। तो इस तरह उसने सबको कैटेगराइज कर दिया। तो जब उसे प्लास्टिक चाहिए तो वो कहाँ आएगा, जिस बॉक्स में उसने रखा है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, हम जो संगठन कर रहे हैं वो समान यानी कि समान गुण वालों को समान उसके आधार पर उसको जोड़ते हैं, तब जाके हम उसे संगठित करते हैं। तो किसी भी रिजल्ट में आंकड़ों के संग्रह जो हमने सांख्यिकी में काम कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट को पाने के लिए हमें उसे व्यवस्थित करना अति आवश्यक होता है। तो अभी मैंने वर्ड में आपको समझाया कि हमने उसको क्या किया है, कैटेगराइज किया है, बांटा है, वर्गीकरण किया है। तो संगठन में जो सबसे मुख्य भाग है, जो आंकड़ों के संगठन की जो विधि होगी उसको करने के लिए जो प्रमुख कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है वर्गीकरण के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्गीकरण की परिभाषा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये क्या है, डेटा को यानी आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार समूहीकृत करने की प्रक्रिया को ही आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। इंग्लिश में द मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा into homogeneous classes according to the common features present in the data is known as classification। बच्चों, अब ये जो बातें कही गई कि हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया। अभी मैंने एक बहुत अच्छे से आपको एक एग्जांपल समझाया कि मान लीजिए स्कूल में बच्चों को बॉल बांट दिया गया, मिक्स कलरफुल बॉल बांट दिए गए थे। अब कलरफुल बॉल में हमारे पास ब्लैक थे, वाइट थे, रेड थे, जो भी कलर के बॉल थे। अब उसको इकट्ठा कर लिया गया, यानी आंकड़ों का संग्रह किया गया। अब इन आंकड़ों के संग्रह को अब मैं पूछ रही हूं, मैं क्लास में आके कि रेड के कितने बॉल हैं, तो ऐसे पता चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हमने उसे एक बैग में इकट्ठा कर लिया, यानी आंकड़ों का संग्रह किया। अब उसे हम क्या करेंगे, बांटेंगे। कैसे बांटेंगे,
उसको बांटने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए बॉक्स बना दिया मैंने, ए बॉक्स बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया और डी बना दिया। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट बॉल, बी रेड के लिए, सी येलो के लिए और डी मान लिया हमने ब्लैक के लिए। ठीक है, और जब हमने बॉल को कलेक्ट करा तो मान लीजिए कि व्हाइट बॉल के हमें 10 बॉल मिले, ये हमें 20 मिल गए, ये हमें 15 मिल गए और ये भी हमें मान लीजिए 11 मिल गए। तो हमें बड़े आसानी से मिल गए। अब बच्चों से जब पूछा जाएगा कि रेड बॉल कहाँ है और कितने नंबर के हैं, तो क्या उन्हें कोई कठिनाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो आराम से उसको क्या कर दिए हैं, वर्गीकृत कर दिए हैं कि रेड के 20 बॉल हैं, अब उसे हम आसानी से वहां से निकाल सकते हैं। मतलब हम कंक्लूजन में आ सकते हैं, हमें जो यूज करना है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने किसका प्रयोग किया, वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण को करने का मुख्य मतलब लक्षण क्या होगा, क्यों हम इसको वर्गीकृत करने में क्या करेंगे? तो वर्गीकृत करने में क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखा, समान चीजों को समान में रखा है। व्हाइट बॉल को, जिसके लिए बॉक्स बनाया व्हाइट के लिए, उस पे रखा, रेड को रेड पे रखा, येलो को येलो पे रखा, ब्लू या ब्लैक को ब्लैक पे रखा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसका लक्षण, या हम यदि मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि वर्गीकरण के लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण है कि इसको हम क्या करते हैं, सजातीयता पे बांटते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि आपने जब एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज x प्लस वाई है और ऐड करने के लिए मिल गया है आपको 2x प्लस 3y प्लस z, आपने जरूर सीखा होगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, x को x के साथ ही जोड़ते हैं, y को y के साथ ही जोड़ते हैं और z नहीं है तो z रेस्ट उसी तरह ऐड हो जाता है। यानी हम यहाँ वर्गीकृत ही कर रहे हैं, हम उसको जोड़ रहे हैं, एक जैसा होगा तभी ये काम कर सकते हैं। तो ये बातें निकल कर आती हैं। दूसरी, हम इसको इसका लक्षण ये है कि ये इस पे तुलना करना बड़े आसानी से बता देता है। तो इसे हम तुलना कर सकते हैं कि व्हाइट के 10 बॉल है और रेड के 20 बॉल है। तो इस प्रकार ये इसका लक्षण है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण के लक्षण क्या होते हैं। तो वो क्या होता है, उसको करने के लिए वो सजातीयता होनी चाहिए, उनको गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण का कार्य करते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखते हैं कि वर्गीकरण के उद्देश्य या कार्य क्या है। तो हमारे वर्गीकरण का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य कह रहा है कि जटिल डेटा को सरल बनाना, यानी जो जटिल आंकड़ा है उसको हम क्या करेंगे, सरल बनाएंगे। अब कैसे ये बातें होंगी, मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि आंकड़ों के संग्रह में हम जनगणना को जानते हैं। तो जनगणना जो सेंसस होती है उसमें सभी को आंकड़ों इकट्ठित कर लिया गया। अब उस कच्चे आंकड़े से क्या हम रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं? नहीं। उस जटिल आंकड़े से हम सरलता की ओर जाते हैं, यानी उससे हम क्या निकालते हैं कि साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितने हैं, कितने घनत्व कितना है, कितने लोगों के कच्चे मकान हैं, कितने लोगों के पक्के मकान हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो किया जाता है वो आगे के प्रोसेस, यानी हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में करते हैं और हम जटिलता से सरलता की ओर बढ़ जाते हैं। इसका भी जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया, अभी बॉल से भी समझाया आपको कि जैसे ही बॉल मिक्स बैग में है तो क्या उससे वो, मान लीजिए मैंने रेड बॉल काउंट करने को कहा तो अब फिर सारे बॉल को काउंट करेंगे, लेकिन हम पहले ही उसको यदि कैटेगराइज क्लासिफाई कर दिए हैं, क्लासिफिकेशन में डाल दिए हैं, तो वो क्या होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। या कबाड़ी वाले के पास किसी को कांच का सामान चाहिए तो बहुत आसानी से वो निकल जाएगा। तो यानी ये क्या किया, जटिलता से सरलता की ओर लिया। अगला जो उद्देश्य है, समझने में सुविधा के लिए हम जो आंकड़ों को संग्रहित करते हैं किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए, उसको यदि उन्होंने व्यवस्थित कर दिया है तो समझने में बहुत ही आसानी होती है। यानी उसके गुणों के आधार पर हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि कौन अलग अलग गुणों के हैं और उसके लिए हम क्या कंक्लूजन में जा सकते हैं। अगला है तथ्यों को तुलनीय बनाना। हम जब किसी चीज़ों के आंकड़ों को क्लासिफाई करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं
तो उसमें हमें अपने आप एक तुलना करने की जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है। हम आसानी से एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने साक्षरता दर को लिया है और सारे राज्यों के ले लिया है अपने देश के, तो हम यदि वो सभी राज्यों के आगे जितनी भी प्रतिशत को कैटेगराइज कर दिया गया है, तो बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ की साक्षरता दर ज़्यादा है, कहाँ की कम है। यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर पाते हैं बहुत आसानी से। अगला जो उद्देश्य है ये है आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? हम उसे, यदि आंकड़ों को अच्छे से वर्गीकृत किया गया है तो हम उस आंकड़ों का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, अंतिम तक कर सकते हैं। यानी उसको पूरे के पूरे तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है उसकी उपयोगिता में वृद्धि। अगला जो पॉइंट है वो है वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, हमारे लिए कोई वैज्ञानिक आधार का तात्पर्य क्या है कि वो एक फुल प्रूफ के साथ बातें दे रही हैं। तो जो उसने हमने आंकड़ों को संग्रह किया था, उसको जब वर्गीकृत किया तो वर्गीकृत किस आधार पर किया? उसके गुण के आधार पर किया, उसके सजातीयता के आधार पर किया। तो जब हम ऐसे आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो वो एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है और आंकड़ों को आकर्षक बनाता है। क्यों? क्योंकि जब वो वर्गीकृत है तो वो अपने आप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण क्या हैं। तो इस प्रकार ये इसके उद्देश्य होते हैं वर्गीकरण के। अब हमें जानना है कि जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण क्यों किए हम लोग, क्या जरूरत पड़ी वर्गीकरण की? तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो आंकड़े लेके आ रहे हैं उससे जो हमें रिजल्ट तक पहुंचना है उसमें वर्गीकृत क्लासिफिकेशन के बगैर हम कर ही नहीं सकते। तो एक अच्छा क्लासिफिकेशन, जो हम अच्छा क्लासिफाई कर रहे हैं, एक अच्छा वर्गीकृत करेंगे, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, किस आधार पे हम उसे करेंगे जिससे हम एक अच्छे रिजल्ट की ओर पहुंचे। तो आगे देखते हैं बच्चों। आदर्श वर्गीकरण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो पहला तत्व है व्यापकता। आदर्श वर्गीकरण का एक आवश्यक तत्व है कि वो व्यापक होनी चाहिए, यानी वो हर एक इकाई में सम्मिलित हो सके, हम ऐसे उसको वर्गीकृत करें। अगला है स्पष्टता, वो बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी उसके गुणों को, उसकी सजातीयता को या उसके जो भी चीज़ों को वो बताया जा रहा है उसमें वो स्पष्टता मिलनी चाहिए। उसका अगला है स्थिरता, उसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। हमने जो भी आंकड़ों को इकट्ठित किया है वो स्थिरता के साथ रहना चाहिए। अगला है लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, हमने जो भी आंकड़ों को वर्गीकृत किया है हमें ऐसा बैरियर नहीं डालना है कि मान लीजिए उसमें कोई चेंजेस लाना हो तो वो हम चेंजेस नहीं ला पाए, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अनुकूलता, यानी जो वर्गीकरण का आवश्यक तत्व है, जब हम उसे वर्गीकृत कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें देखना है कि वो हर चीज के लिए अनुकूल हो। आखिरी पॉइंट है सजातीयता। सजातीयता जो मैंने अभी समझाया आपको, रेड बॉल को रेड बॉक्स की जगह, व्हाइट को व्हाइट की जगह, ब्लैक को ब्लैक की जगह, तो ये इसके आवश्यक तत्व है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्गीकरण ये आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का एक विधि है जिसके का आधार पर ही हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं। तो हम लोग बच्चों देखते हैं कि हम आंकड़ों के जो संगठन में वर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं वो कितने विधियों से कर सकते हैं। तो इसे हम मुख्यतः 4 विधियों से कर सकते हैं। वो विधियां क्या हैं? पहली विधि है भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल, अगली है समयानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल, गुणात्मक क्वालिटेटिव, संख्यात्मक क्वांटिटेटिव। अब हम इसकी एक एक करके चर्चा करेंगे। अब भौगोलिक क्या है, अब हमें यहाँ पे जानना अति आवश्यक है। भौगोलिक यानी क्या होता है? भूगोल के आधार पर, यानी भूगोल का मतलब राज्य के आधार पर, शहर के आधार पर, किसी सिटी के आधार पर हम किसी चीज का जब आकलन कर रहे हैं और उसके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए एक व्यवस्थीकरण वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ऐसे वर्गीकरण की विधि को हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जब डेटा को यानी आंकड़ों को भौगोलिक स्थिति या कारण के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे
आंकड़ों के वर्गीकरण को हम भौगोलिक वर्गीकरण में कह रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आप बच्चे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक खाद्यान्न उत्पादन का उदाहरण लिया है जिसको स्टेट वाइज बांटा गया है। स्टेट वाइज में क्या है, हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे क्या है उत्पादन है। तो यहाँ जो उत्पादन दिखाया जा रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन, वो किसके आधार पर दिखाया जा रहा है, भौगोलिक आधार पर। हम इसमें और भी से चीजों को देख सकते हैं जो अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था। मान लीजिए हम साक्षरता दर को ही देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे स्टेट का नाम लिखेंगे और उसके साक्षरता दर को बताएंगे। तो इसके यानी हमने यहाँ स्टेट के आधार पर लिया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर लिया है। तो उस जगह पे जहां हम भौगोलिक आधार पर जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, भौगोलिक वर्गीकरण की एक विधि जो कहाँ पर प्रयोग की जाती है, वर्गीकरण के लिए। अगली जो विधि है वह है समयानुसार वर्गीकरण, यानी क्रोनोलॉजिकल। समय के आधार पर जब हम वर्गीकृत कर रहे हैं, समय के आधार पर मतलब किस साल हमने कितना उत्पादन किया, किस वर्ष ज्यादा साक्षर मृत्यु दर हुई थी या जन्म दर हुई थी, या पॉपुलेशन बढ़ा था घटा था। तो यानी हम ईयर वाइज काम कर रहे हैं, वर्ष यानी समय के अनुसार काम कर रहे हैं। तो इस टेबल में भी हम लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डाटा लिया है 1941, 1951, 1961, 1971 और 1981, जहाँ पॉपुलेशन क्या है, 1941 में पॉपुलेशन थी 31.87 करोड़, 1951 में थी 36.11, 1961 में हो गई है 43.91 और 1971 में हो गई है 54.82, 1981 में हो गई है वो 68.33। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया गया। यहाँ आंकड़ों का वर्गीकरण ईयर वाइज किया गया, यानी कि हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें हमने पहले देखा कि किसके आधार पे कर रहे थे, तो भौगोलिक आधार पे कर रहे थे, और अब इस पे कैसा किया हम लोगों ने, ईयर वाइज किया। हम यहाँ कंपेयर करते हैं। अभी मैंने एक बात की चर्चा की थी आप लोगों के साथ कि जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये कंपेयर अपने आप आ जाता है। तो कंपेयर आया ना, हमने कंपेयर करा कि 1941 में जो थी वो पॉपुलेशन कहाँ थी, फिर 51 में कहाँ पहुंच गई, तो ये बढ़ रही थी या घट रही थी। ये जो कंपैरिजन होता है हम वर्गीकरण के आधार पर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या था, समय के अनुसार। और जो तीसरा है वो है गुणात्मक वर्गीकरण। ये क्या कर रहा है, गुण के आधार पर जब आंकड़ों को हम जब बांट रहे हैं, उसकी विशेषता के आधार पर जब बांटते हैं तो उसे हम उस वर्गीकरण को कह रहे हैं गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे साक्षरता, धर्म, लिंग या क्या है, ये सब गुणों के आधार पर होता है। तो ये जो गुण है इसको गुणात्मक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के होते हैं, एक है साधारण वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। साधारण यानी कितने नंबर ऑफ पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, बहुत सारे, मतलब सिंपल एक एक हम एकदम कॉमन वे पे ले लिए। अगला जो होता है वो बहुगुण वर्गीकरण होता है। अब ये क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। इसे हम देख सकते हैं, ये बच्चों आप इस स्लाइड में अच्छे से देख सकते हैं, ये बता रहा है आपको बहुगुण वर्गीकरण। इसमें क्या किया है, अभी हमने एक लिंग लिया यानी जेंडर, तो उसमें क्या है, पहले हम इसे दो भागों में कैटेगराइज किया, एक मेल में गया और दूसरा फीमेल में गया। अब इस मेल को फिर दो भागों में बांट दिया गया, एक लिटरेट और दूसरा इलिटरेट। फिर फीमेल को बांटा गया, लिटरेट और इलिटरेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया जा रहा है, गुण को कैटेगराइज किया गया। पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ स्त्री देखा, पुरुष दिखा, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, यानी एक साधारण कैटेगराइज किया गया, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन उसके अंदर भी तो गुण हैं, तो उन्हीं गुणों को बांटा जाता है बहुगुण में, जिसको हमने देखा कि पहले क्या हुआ, जेंडर। तो जेंडर पे हमने क्या माना, पहले मेल फिर फीमेल। अब मेल में कितने परसेंटेज लोग पढ़े हैं, कितने परसेंटेज नहीं पढ़े हुए हैं। वैसे ही महिलाओं को भी हम लोग देखते हैं कितनी पढ़ी हैं और कितनी नहीं पढ़ी। यानी कि ये जो व्यवस्था जा रही है, यहाँ जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो उसके गुण के आधार पर कर रहे हैं। तो हमने देख लिया तीसरी विधि। आखिरी जो विधि है वो है
संख्यात्मक वर्गीकरण यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के आधार पर। हमने किस में बांटा है? क्वांटिटी यानी मात्रात्मक वर्गीकरण कुछ विशेषताओं के अनुसार डेटा के वर्गीकरण से संदर्भित करता है जिसे हम माप सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, आय, बिक्री, लाभ, उत्पादन, ये सारे चीज। तो इसमें हमने क्या किया? वेट हमने एक रेंज ले लिया कि 40 से 50 केजी में कितने बच्चे थे? तो 60 बच्चे थे। 50 से 60 में कितने थे? तो 50 थे। तो 60 से 70 केजी में कितने थे? 28 बच्चे थे। 70 से 80 केजी में कितने थे? तो 20 बच्चे थे। 80 से 90 में 12 बच्चे थे, यानी कुल 170 बच्चे थे जिनका हमने वेट देखा और कितने नंबर, यानी हमने यहाँ जो कैटेगराइज किया वो किसके आधार पर किया? नंबर के आधार पर किया, वजन के आधार पर किया, यानी हम उसे माप सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसे 4 प्रकार से कर पाए। एक था ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगला हमने देखा उसे समय के अनुसार, उसके बाद देखा गुणों के अनुसार, और उसके बाद हमने देखा कि हम उसे क्वांटिटेटिव यानी संख्या के आधार पर कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हम वर्गीकरण की विधियों को अपनाते हैं और 4 प्रकार से अपनाते हैं, और ये हमारे सांख्यिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने में एक सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार बच्चों आज की जो कक्षा में हमने इन सभी चीज़ों को सीखा, इसको आप रिवीजन करें, फिर हम लोग अगली कक्षा में आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।